मेरा नाम है रचित और मैं एक इतिहास का छात्र हूं। इतिहास के पुराने दस्तावेज और छुपे हुए सच्चों को ढूंढना मेरा जुनून है। हर पुरानी किताब, हर फाइल और हर दस्तावेज में मुझे एक ऐसा रहस्य नजर आता है जो मुझे और गहराई में उतरने को मजबूर करता है। लेकिन इस बार जो कुछ मैंने खोजा उसने मेरी जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया। यह कहानी शुरू होती है हमारे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक पुरानी खंडहर जैसी लाइब्रेरी से। इसे पुराना दस्तावेजागार कहते हैं। यह लाइब्रेरी 18वीं सदी में बनी थी और इसका नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। वहां जाने से पहले मैंने अपने प्रोफेसर से सुना था कि यह जगह कभी राजा महाराजाओं के खुफिया दस्तावेजों और रहस्यमयी कहानियों का केंद्र हुआ करती थी। उस दिन बारिश हो रही थी और आसमान काले बादलों से घिरा था। मेरे पास बस मेरी नोटबुक, एक टॉर्च और एक पुरानी किताब थी जिसमें उस लाइब्रेरी का जिक्र था। लाइब्रेरी तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। मेरे दोस्त विनीत ने मुझसे कहा था कि मैं अकेले वहां न जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। जंगल के रास्ते में मुझे कई अजीब चीजें महसूस हुईं। पेड़ों के बीच से आती आवाजें, हवा में अजीब सी खुनकी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इसे सिर्फ मेरा वहम समझा और आगे बढ़ता गया। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि यह एक बड़े से महल जैसी संरचना थी, लेकिन अब यह लगभग खंडहर बन चुकी थी। चारों तरफ घास उगी हुई थी और दरवाजे की लकड़ी सड़ चुकी थी। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ जलने की बू हो। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे गायब थे। फर्श लकड़ी का था और जगह जगह से टूटा हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही मेज पर किताबें थीं और बाकी जगह खाली पड़ी थी। मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि मैं दहशत की तारीख नाम की एक फाइल ढूंढूं। कहा जाता है कि इसमें ऐसे लोगों की कहानियां दर्ज हैं जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। मैं उस मेज के पास गया और किताबों को खंगालने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे एक पुरानी फाइल मिली। उस पर लिखा था, गायब हुए लोग, दहशत की तारीख। फाइल को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरी तरफ आया। उसमें लिखी पहली कहानी ने ही मुझे हैरान कर दिया। पहली कहानी, रात का आखिरी गवाह। इसमें 185 के एक आदमी का जिक्र था जिसका नाम था जगदीश। वह एक चौकीदार था जिसे रात की ड्यूटी पर तैनात किया गया था। एक दिन उसने जंगल में कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसने देखा कि कुछ लोग एक पुराने मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे और कुछ अजीब सी रस्में कर रहे थे। जब उसने यह सब देखा तो वह डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उन लोगों ने उसे देख लिया। अगली सुबह जगदीश गायब था। गांव वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। यह कहानी पढ़ते ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे मैं और कहानियां पढ़ता गया, मुझे समझ आया कि यह लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का भंडार नहीं, बल्कि एक ऐसे राज का केंद्र है जो सदियों से छुपा हुआ है। हर कहानी में गायब हुए लोगों का जिक्र था और हर बार एक समानता थी। यह लोग या तो लाइब्रेरी के पास से या उस जंगल से गायब हुए थे। शाम होते होते लाइब्रेरी का माहौल और डरावना हो गया। खिड़कियों से तेज हवा आने लगी और ऐसा लग रहा था कि कोई दीवारों के पीछे चल रहा हो। मैंने यह सोचकर खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने दहशत की तारीख की आखिरी कहानी पढ़नी शुरू की तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहानी में लिखा था कि जो भी इस फाइल को पढ़ेगा वह इसका हिस्सा बन जाएगा। यह पढ़ते ही मैंने फाइल बंद कर दी, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, भाग जाओ वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। जैसे ही मैंने वह आवाज सुनी, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। भाग जाओ वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। मैंने फाइल को बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लाइब्रेरी के अंदर घुप अंधेरा हो चुका था और बाहर बारिश तेज हो रही थी। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। शाम के 7 बज चुके थे। मुझे एहसास हुआ कि मैं यहां काफी देर से फंसा हुआ हूं। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैंने लाइब्रेरी से बाहर निकलने का फैसला किया,
जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक से लाइब्रेरी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी पीछे से एक खड़खड़ाने की आवाज आई, जैसे कोई फाइल या किताब जमीन पर गिर गई हो। मैंने मुड़कर देखा तो वही दहशत की तारीख वाली फाइल फर्श पर गिरी हुई थी और उसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। उस वक्त मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने फाइल की तरफ बढ़ने की हिम्मत की। जैसे ही मैंने उसे उठाया, पन्ने पर लिखे शब्द बदलने लगे। अब उसमें लिखा था, तुम्हारा नाम अगली सूची में जुड़ चुका है। ये पढ़ते ही मुझे लगा कि मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। मैंने खिड़की से बाहर कूदने का फैसला किया। बाहर घना अंधेरा और बारिश थी। जब मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो जंगल के बीच खड़ा था, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ बहुत ऊंचे और डरावने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे मुझ पर झुक रहे हों। रास्ता ढूंढने की कोशिश में मैं और गहराई में चला गया। जंगल में चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो दूर एक छाया दिखी। वह इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन जब मैंने तेज चलना शुरू किया, वह छाया भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। कौन है वहां? मैंने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दौड़ना शुरू किया। तेज बारिश, गीली मिट्टी और चारों तरफ से आती अजीब आवाजें। मेरी हालत खराब हो रही थी। भागते भागते मैं एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा। यह वही मंदिर था जिसका जिक्र दहशत की तारीख में हुआ था। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और वहां घास उगी हुई थी। मंदिर के दरवाजे पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई तांत्रिक पूजा की गई हो। मैंने सोचा कि शायद मंदिर में जाकर मैं उस छाया से बच जाऊं। मैं अंदर घुसा, लेकिन अंदर का माहौल और डरावना था। मंदिर के अंदर एक बड़ी मूर्ति थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से खंडित था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे और फर्श पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। तभी मैंने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक के चारों तरफ दीपक जल रहे थे, जो अंधेरे में डरावनी रोशनी फैला रहे थे। मेरे दिमाग ने कहा कि मुझे वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर का जिज्ञासु इतिहासकार मुझसे कह रहा था कि मुझे संदूक खोलकर देखना चाहिए। आखिरकार मैंने संदूक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे छुआ, संदूक के अंदर से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। मैंने संदूक खोल दिया। अंदर एक पुराना कंकाल था और उसके हाथ में वही दहशत की तारीख वाली फाइल थी। संदूक के खुलते ही कंकाल की आंखें अचानक जलने लगीं। कंकाल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उससे निकलती ठंडी हवा ने मुझे जकड़ लिया। तुमने इसे क्यों छुआ? एक अजीब भारी आवाज गूंजी। मैंने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ फाइल ढूंढ रहा था। उस कंकाल ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम इस फाइल का हिस्सा बन चुके हो। जंगल के रास्ते और डरावने हो गए थे। मैंने मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल मुझे अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा हो। तभी वह छाया जो मुझे पहले जंगल में दिखी थी, मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मंदिर से बाहर निकलने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता हो। चारों तरफ घुप अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी आती हुई डरावनी हंसी की आवाजें मेरे दिमाग को सुन्न कर रही थीं। जब मैंने मंदिर से बाहर कदम रखा तो देखा कि जंगल अब पहले जैसा नहीं था। रास्ते बदल चुके थे। पेड़ों के आकार और उनकी दिशा भी अलग हो चुकी थी। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश और ठंडी हवा ने मेरी हिम्मत को और कमजोर कर दिया। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि यह मेरी थकी हुई दिमाग की कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक गीली होकर धंसने लगी। मिट्टी में गिरते ही मुझे लगा कि मेरे हाथ किसी ठोस चीज से टकरा गए हैं। मैंने झुककर देखा तो वहां जमीन के अंदर एक और संदूक दबा हुआ था। नहीं, इसे मत छूना,
मेरे दिमाग ने मुझे चेतावनी दी, लेकिन मेरे हाथ पहले ही उसे खोलने के लिए बढ़ चुके थे। संदूक का ढक्कन बहुत भारी था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर से एक पुरानी घड़ी और एक खून से सना हुआ कागज निकला। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं और कागज पर कुछ लिखा हुआ था। जंगल में तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, वापस जाओ या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने घड़ी और कागज वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से वही सफेद आंखों वाली छाया अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब और तेज चमक रही थीं और उसका शरीर धीरे धीरे आकार लेने लगा। तुम यहां क्यों आए हो? उसने भारी आवाज में पूछा। मैंने घबराते हुए कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मैं यहां से चला जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम्हारे लिए लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उस छाया ने अचानक मुझ पर झपट्टा मारा। मैंने किसी तरह खुद को बचाया और जंगल में दौड़ने लगा। पेड़ अब और डरावने हो गए थे। उनकी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे वे मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों। भागते भागते मैं एक छोटे से झरने के पास पहुंचा। पानी का बहाव तेज था और उसके पास ही एक पुराना पुल था। मैंने बिना सोचे समझे उस पुल को पार करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं बीच में पहुंचा, पुल के नीचे से वही कंकाल की डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा नाम अब हमारे साथ जुड़ चुका है। पुल पार करने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं जंगल के बीचों बीच किसी गोल घेरे में खड़ा हूं। इस घेरे के चारों तरफ वही अजीब निशान बने हुए थे जैसे मंदिर के अंदर थे। मुझे समझ आ गया था कि यह जंगल एक साधारण जगह नहीं है। यह एक तरह का शापित इलाका था जहां आने वाले कभी वापस नहीं लौटते। थोड़ी देर बाद मुझे एक दूर से रोशनी दिखी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई बस्ती है। मैं भागते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, मेरी रूह कांप गई। ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहां की झोपड़ियां जल चुकी थीं और वहां सिर्फ राख और हड्डियों के ढेर बचे थे। ऐसा लग रहा था कि यहां किसी ने पूरी बस्ती को खत्म कर दिया हो। गांव के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर सैकड़ों काले कपड़े लटक रहे थे और उनके साथ कुछ अजीब मूर्तियां बंधी हुई थीं। गांव में चलते चलते मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह एक झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था और आग जलाने की कोशिश कर रहा था। यह कौन सी जगह है? मैंने उससे पूछा। उसने मुझे देखा और कहा, यह वह जगह है जहां कोई जिंदा नहीं बचता। तुम यहां क्यों आए हो? मैंने उसे सब कुछ बताया, लाइब्रेरी, फाइल, मंदिर और जंगल में छाया। उसने मेरी बात सुनने के बाद गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यहां से कोई बच नहीं सकता। लेकिन यह सब आखिर है क्या? मैंने पूछा। उसने बताया, यह जंगल और यह गांव शापित हैं। सालों पहले यहां तांत्रिकों ने बलि दी थी। उनकी आत्माएं अब भी इस जंगल में भटक रही हैं। हर वो इंसान जो इस जगह का इतिहास जानने की कोशिश करता है, वह इसका हिस्सा बन जाता है। बूढ़े आदमी ने मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, तुम रास्ते में जो भी देखोगे उससे बात मत करना। जो भी आवाज सुनो उसकी तरफ मत देखना। अगर तुम ऐसा कर पाए तो शायद बच जाओ। मैंने उसकी बात मानी और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बूढ़े आदमी की चेतावनी ने मेरे अंदर डर और चिंता को और बढ़ा दिया था। मैं यह समझ चुका था कि अब यह सिर्फ एक जंगल का सफर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक खेल था जिसमें मेरी जान दांव पर लगी थी। हर कदम एक नई पहेली और खतरा लेकर आ रहा था। बूढ़े आदमी के बताए रास्ते पर चलते हुए मैंने हर तरफ ध्यान रखा कि किसी भी आवाज या अजीब चीज की तरफ न देखूं। लेकिन जंगल के अंदर का माहौल ऐसा था कि हर पेड़, हर पत्ता किसी जीवित प्राणी की तरह महसूस हो रहा था। थोड़ी देर चलते ही मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़ने की कोशिश करता, लेकिन बूढ़े आदमी की बात याद करके खुद को रोक लेता। यह सब मेरे दिमाग का खेल हो सकता है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन अगले ही पल किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, रचित, रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। ये वही भारी और डरावनी आवाज थी जो पहले मंदिर और जंगल में मैंने सुनी थी। आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। मैंने तेजी से चलने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे सामने एक विशाल पेड़ की जड़ें अचानक रास्ते में फैल गईं। जैसे ही मैंने जड़ों को पार करने की कोशिश की,
मेरे पैर किसी चीज में फंस गए। जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि वह जड़ें नहीं बल्कि किसी महिला के बाल थे। वह महिला या शायद कोई भूत धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। उसके बाल बेतहाशा उलझे हुए थे, आंखें खून से लाल और उसकी त्वचा काली और झुलसी हुई थी। तुमने हमारी जगह को अपवित्र किया है, उसने गुस्से में कहा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाल मेरे पैरों को और कसने लगे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में सन्नाटा छा गया। उसी वक्त मुझे बूढ़े आदमी के दिए हुए एक चाकू की याद आई जो उसने चलते वक्त मुझे दिया था। उसने कहा था कि यह चाकू तांत्रिकों की शक्तियों को कमजोर कर सकता है। मैंने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और उस चुड़ैल के बालों पर वार कर दिया। बाल तुरंत जलने लगे और वह चीखती हुई गायब हो गई। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाए, पूरा जंगल अचानक एक गुफा में बदल गया। अब यह रास्ता सीधा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह मुझे किसी गहरी खाई में खींच रहा हो। गुफा की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। वे निशान वही थे जो मैंने मंदिर और गांव में देखे थे। इसका मतलब था कि मैं अब इस खेल के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका था। गुफा के अंदर मुझे वही खून से सना कागज और उल्टी दिशा में चलने वाली घड़ी फिर से मिली। इस बार कागज पर लिखा था, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। जैसे ही मैंने यह पढ़ा, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और अचानक रुक गईं। उसी वक्त गुफा के अंदर एक भयानक भूकंप सा महसूस हुआ। गुफा के अंदर की जमीन टूटने लगी और मैं नीचे गिरने लगा। गिरते हुए मैंने देखा कि नीचे कोई गहरा कुआं था। उस कुएं के अंदर सैकड़ों कंकाल और उन पर तांत्रिकों के मंत्र लिखे हुए थे। मैंने किसी तरह एक चट्टान को पकड़ लिया और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी वही सफेद आंखों वाली छाया फिर से मेरे सामने आ गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। उसने मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने चाकू से उस पर वार कर दिया। इस बार वह छाया चीखती हुई गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह एक और भयानक आकृति आ गई। आकृति ने मुझे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी गुफा के ऊपर से एक रोशनी चमकी। यह रोशनी बूढ़े आदमी की थी, जिसने किसी तरह मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। भागो, उसने चिल्लाया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, बूढ़ा आदमी और वह आकृति दोनों गुफा के अंदर गायब हो चुके थे। गुफा से बाहर निकलते ही मैं उस जगह पर वापस आ गया जहां से मैंने यह सफर शुरू किया था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। जंगल शांत था, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ भयानक इतिहास अब भी मेरे साथ था। मैंने इस घटना के बाद कभी भी किसी को इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन हर रात मुझे सपने में वही सफेद आंखों वाली छाया दिखाई देती है जो अब भी मुझे अपनी ओर बुला रही है। गुफा से बाहर निकलने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैंने मौत को मात दे दी है, लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उस जंगल से बच निकलने के बाद भी मुझे हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा है। गांव की ओर लौटते वक्त सूरज डूब चुका था और अंधेरा पूरे रास्ते पर फैल गया था। जंगल अब पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी भयानक यादें मेरे साथ थीं। जब मैं गांव पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ थी। मैंने सोचा कि शायद रात हो चुकी है, इसलिए लोग अपने घरों में चले गए होंगे। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू ने मेरा स्वागत किया। यह बदबू उस गुफा की तरह थी जहां मैंने वह भयानक आकृतियां देखी थीं। कमरे की दीवारों पर वही अजीब से निशान उभरने लगे जो मैंने जंगल और गुफा में देखे थे। यह कैसे संभव है, मैंने खुद से पूछा। तभी मुझे अपने पीछे किसी की परछाई महसूस हुई। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, वही सफेद आंखों वाली छाया मेरे सामने खड़ी थी। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि मेरी पूरी देह कांप उठी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और मैं पीछे हटने लगा। तभी मेरे कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज मेरे घर के अंदर से ही आ रही थी। जब मैंने आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश की तो देखा कि कमरे के कोने में एक बच्चा बैठा हुआ था।
वह बच्चा मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली और सफेद थीं। ये बच्चा कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मेरी ओर उंगली उठाई और कहा, तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें खत्म कर देगा। बूढ़े आदमी का भयानक अंजाम तभी अचानक मेरे दिमाग में उस बूढ़े आदमी की यादें ताजा हो गईं। उसकी चेतावनियां, उसके दिए हुए चाकू और उसका बलिदान, सब कुछ अब समझ में आने लगा। वह सिर्फ मुझे बचाने के लिए वहां नहीं था, बल्कि वह खुद इस शाप का हिस्सा था। गुफा में मरने के बाद वह भी उन प्रेत आत्माओं का शिकार बन गया होगा। जैसे ही मैं उस बच्चे की बातों पर ध्यान दे रहा था, घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और मुझे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। तभी कमरे के बीचों बीच एक काला धुआं इकट्ठा होने लगा। उस धुएं से वही सफेद आंखों वाली छाया बाहर निकली। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली लग रही थी। यह खेल अब खत्म होगा, उसने कहा। उसने अपनी लंबी काली उंगलियां मेरी ओर बढ़ाईं। मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरी पूरी देह जकड़ गई थी। तभी अचानक मैंने अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस किया। वह चाकू जो बूढ़े आदमी ने मुझे दिया था, अब मेरे पास नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति अब भी मेरे अंदर थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाया, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये सुनते ही वह छाया जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही वह छाया गायब हुई, मुझे अपने पूरे शरीर पर अजीब से निशान दिखने लगे। ये वही निशान थे जो जंगल और गुफा में दिखाई दिए थे। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस शाप से कभी नहीं बच सकता। मैं उस इतिहास का हिस्सा बन चुका था जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब भी जब मैं यह कहानी लिख रहा हूं, मुझे अपने आसपास अजीब सी आवाजें और परछाइयां महसूस होती हैं। शायद यह मेरा अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उस सफेद आंखों वाली छाया ने मुझसे जाते वक्त कहा था, यह सिर्फ तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि हर उस इंसान का अंत है जो इस कहानी को जानता है।